आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। देश में इन दिनों कानून में बदलाव का या कानून में सुधार का एक दौर सा आया हुआ है, एक लहर सी चली हुई है। अभी जो संसद का संक्षिप्त सत्र हुआ उसमें 25 कानूनों में या तो बदलाव किया गया या नए कानून जो है वो बनाए गए। श्रम सुधार के कानून बने, कृषि में सुधार के कानून में या तो बदलाव हुआ या नए कानून बन गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लीगल रिफॉर्म्स की तरफ जो है सरकार का अभी भी ध्यान नहीं है। ऐसी बहुत सारी सिफारिशें सरकार के पास पेंडिंग है, जिसमें ये कहा गया है कि जब अगर सरकार कुछ लीगल रिफॉर्म्स कर दे तो फिर जो है वो कई तरह के सुधार जो है कोर्ट्स में अपने आप ही हो जाएंगे। अब ये सुधार जो है वो क्यों नहीं हो रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए कि हम जो है वो इसको बेहतर दिशा में ले जा पाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मुद्दों को आपके सामने रखेंगे और इस पर बातचीत के लिए हमने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य और कानून मामलों के जानकार शैलेंद्र यादव जी को आमंत्रित किया है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। तो आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करना चाहते हैं वो मुद्दा ये है कि दुनिया भर में जो अपराध होते हैं उनमें काफी ज्यादा जुर्माना भी लगाया जाता है। भारत में जो है वो जुर्माना बहुत ही कम है और इसके चलते जो अपराधी हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है, हम एक के बाद दूसरा अपराध कर लेंगे, तीसरा अपराध कर लेंगे और उसमें जेल की जो सजा होगी वो तो लिमिटेड है, तो वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की सजा होगी। हर केस में उनको अलग से जुर्माना देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ, या है भी तो बहुत कम है। एक जिस मामले में 10 साल की सजा होती है उसमें मैक्सिमम 10,000 रुपए का जुर्माना होता है। तो आखिर ये स्थिति जो है उससे कैसे निपटा जा सकता है, और आपने इस मामले को काफी गौर से देखा है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से आप जो है चाहेंगे कि इसमें बदलाव किया जाए। शैलेश जी, बहुत ये अहम मुद्दा है और इसको समझने के लिए हम एक चीज शुरू करते हैं। सपोज रोड एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें 2 केस चलते हैं। एक तो ड्राइवर के ऊपर क्रिमिनल केस चलता है अगर डेथ हो गई 304A में और 279, और उसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम मिलता है। जितना भी डिपेंडेंस हो, जो मरने वाली कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से जो डिपेंडेंस है लोगों को, उनको मुआवजा मिल जाता है। अब दूसरी जगह सपोज किसी का मर्डर हो जाता है, वो भी डेथ ही है, उस केस में भी प्रोविजन तो है लेकिन उनको लागू नहीं कर पाते। लागू क्यों नहीं कर पाते वो हमें समझना पड़ेगा। इंडियन पेनल कोड हमारा 1860 में बना, उसमें मोटे मोटे 3 तरह के पनिशमेंट है। एक तो है इम्प्रिजमेंट विद फाइन, नंबर 2 इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, तीसरी कैटेगरी है ओनली फाइन। अब मोटे मोटे तौर पे हम अगर देखें तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विद इलेक्शन में 500 रुपए फाइन है, सिर्फ फाइन। फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट 500 रुपए, पब्लिक न्यूसेंस सिर्फ 200 रुपए। जब इतना कम फाइन होगा तो क्राइम करने वाले के दिमाग में कोई इस कानून की रेस्पेक्ट ही नहीं आएगा। ये कानून हमारा, जैसे मैंने बताया, 1860 में बना था। वो जो अमाउंट फाइन के हैं वही चल रहे हैं। यानी आप कहना चाहते हैं कि 1860 में जो फाइन तय किया गया उतना ही फाइन आज भी लिया जा रहा है? उतना ही लिया जा रहा है, कोई कानून में चेंज नहीं है फाइन के मामले में। जो स्पेसिफाइड वो है वो अलग है, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम है वो अलग है, वो उसमें आईपीसी में नहीं आता। तो इसमें क्या है कि मैं ये जानना चाहूंगा क्या आधार होना चाहिए फाइन को तय करने का आज की तारीख में? 2 तरीके हैं फाइन करने के। एक तो कोर्ट में सजा के साथ साथ फाइन होता है,
उसमें फाइन, जेल भी हो जाती है और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, और कुछ में सिर्फ फाइन। अब मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1860 में जो कीमत थी चीजों की, गोल्ड की, नाज किसान की तो छोड़ के, नाज की छोड़ दीजिए कि नाज की कीमत बढ़ी नहीं है, और चीजों का जो भी इंडेक्सेशन हो, तो सोन मोटा मोटा हम सोने का ले लेते हैं, गोल्ड का। तो गोल्ड जो 1860 में जो था, उसके मुकाबले करीब करीब 60 गुना बढ़ गया। तो जो कैपेसिटी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की है, वो वैसे तो कहने के लिए अनलिमिटेड फाइन है, लेकिन दैट शुड नॉट बी एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब है कि जो उसे कितनी सजा देने का राइट है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सिर्फ 10,000 रुपए देने का राइट है। तो कहने को तो अनलिमिटेड हो गया सेक्शन 63 में, लेकिन उसमें कैप होगी 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए जो 1860 में था, वो अब 6 लाख से ऊपर है उसकी कीमत। जैसे भी इंडेक्सेशन से लगा लें, सोने की कीमत से लगा लें, और भी जो भी इकोनॉमिक्स का क्राइटेरिया हो, जैसे भी इंडेक्सेशन होता है वो कर लीजिए, तो 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख है तो कुछ समझ में आता है, जो क्राइम करेगा उसको समझ में आएगा कि मुझे इतना फाइन हो सकता है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि जब ये दिमाग में ये हो जाएगा कि हमें ये फाइन ऐसे होना है, फाइन के क्राइटेरिया क्या है, उसमें फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अक्यूज देखी जाती है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है, क्वांटम ऑफ लॉस टू द विक्टिम देखा जाता है, फिर जो भी रीजनेबल हो उसमें से मिल जाता है। उसकी एक पूरी मैकेनिज्म है। मैंने जैसे बताया इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन होना चाहिए। इंडेक्सेशन का मतलब है जैसे महंगाई बढ़ती है ऐसे ही पनिशमेंट बढ़ना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो दोबारा तो इंडेक्सेशन होकर होना ही चाहिए, तो थोड़ा सा रेशनल हो जाएगा। जो 10,000 की चीज है वो 6 लाख के करीब हो जाती है मोटा मोटा। बाकी कुछ देखा जा सकता है, इन्फ्लेशन को कवर करना। अब हमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि सेक्शन 357 में का स्कोप बढ़ाया गया। उसमें कई लोगों को, जैसे शेड्यूल कास्ट लोगों को डिफेंस दिया गया है, रेप विक्टिम्स के लिए दिया गया है, कई चीजें करी गई हैं। लेकिन अभी बेसिक टेम्परामेंट तो जजेस का जब होगा, जब पैसा आए, पैसे जो आता, जो पनिशमेंट है उसमें दो पार्ट है, एक तो इम्प्रिजमेंट हो गया, एक फाइन हो गया। फाइन जब लेकिन बहुत मैं कम है यहाँ तो पे सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, आपसे एक सवाल मैं यहाँ पे बीच में करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जैसे आपने हत्या की है, तो हत्या में फाइन तो होता नहीं, वो तो क्रिमिनल, उसके लिए जो है, जो आप क्रिमिनल कोर्ट में जब जाते हैं तो उसमें चाहे मौत की सजा हो जाए, उम्र कैद हो जाए, लेकिन उसमें फाइन की व्यवस्था नहीं है। अगर आपको फाइन, कंपनसेशन चाहिए तो उस आदमी से तो अलग से सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। ये जो बड़ी समस्या है, इसका क्या हल होगा? मैं बताता हूँ। आईपीसी में जो है, इसमें पनिशमेंट भी है, लाइफ, डेथ है, लाइफ है, और शेल बी लाइबल फॉर फाइन। लेकिन फाइन डिफाइन नहीं किया। फाइन में वही प्रॉब्लम आती है, फाइन कितना भी अनलिमिटेड कर सकते हैं, तो वो होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक प्रोसीडिंग होगी, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम की क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी, जिसमें सजा होती है ड्राइवर, इंश्योरेंस से पैसा। इस तरीके से जो भी हमें जो एनाउंसमेंट करके अगर हम कर लेंगे, तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है, उसमें से हम लोग ले सकते हैं पैसा, फंड बढ़ सकता है स्टेट के पास। उससे वो प्रोसिक्यूशन मशीनरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो विक्टिम है उनको भी दे सकते हैं। एक तो पार्ट हुआ क्रिमिनल आईपीसी में प्रोविजन में जो है, उनमें अनाउंस करके कंपनसेशन, उनको फाइन देकर उनको कंपनसेट करना, वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट जैसे चाहे करें, उनके डिसीजन छोड़ दिया। अब दूसरा स्कोप हमारे पास, एक पेंडिंग चीज ओपन है हमारे पास, कि हम सिविल केस में भी डैमेज फाइल कर सकते हैं। अगर मर्डर हो गया और उसके डिपेंडेंट हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो मर गया तो फिर वो सोचते हैं कि जो कमाने वाला आदमी तो मर गया, तो हम क्या केस को फॉलो करें, क्या फायदा, अगर उसको सजा हो जाए तो हमें क्या मिलने वाला है। इस भावना के तहत नॉर्मली बहुत से विक्टिम, जो विटनेस है, वो चले जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, या डरा दिया जाता है, और नहीं, ये आते भी नहीं है, तो इसलिए वो एक्विटल हो जाता है। उसकी तरकीब ये है कि सिविल केस को फाइल किया जाए, जैसे कंपनसेशन के। कंपनसेशन में क्या दिक्कत आती है शैलेश जी, वो देख। कंपनसेशन में हमें कोर्ट फीस फाइल करनी पड़ती
जब आदमी का जो कमाने वाला आदमी मर गया तो कोर्ट फीस कहाँ से लाएगा? वकील, ना तो उसके पास वकील की फीस है, ना उसका बच्चे पालना है। तो उसके लिए कोर्ट फीस का लिए एक तरकीब ये है कि गरीबों को जैसे कंपनसेशन एग्जम्प्ट हो जाती है वो हो जाए, या फिर जो एक्यूज है उसकी प्रॉपर्टी जब हम क्लेम केस फाइल करते हैं उसको अटैच हो जानी चाहिए, जिससे कि बाद में जब क्लेम मिलेगा तो हम उसको उसमें से ले लें। नंबर 2, अब कोर्ट फीस कहाँ से आए? कोर्ट फीस के लिए दो तरकीब है। या तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम की तरह से कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट डेवलप करे कि फंड क्रिएट कर दे उसमें से, या माफ कर दे या कम कर दे, कोर्ट फीस देनी पड़ती है जो भी जब हम कोई क्लेम करते हैं। दोनों चीज चल सकती है साइमल्टेनियसली, ये भी एक सेटल्ड पोजीशन है। अब इसमें दो बातें हैं। नहीं, मैं शरण जी ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुनिया के बहुत से देशों में ये व्यवस्था है कि कंपनसेशन जब फाइल होता है तो वकील के साथ क्लाइंट का एक एग्रीमेंट हो जाता है कि इतना परसेंट, मान लीजिए उससे तय हो गया कि जो कंपनसेशन मिलेगा उसका 10% जो है वो वकील को चला जाएगा। तो वकील पूरा मुकदमा लड़ता है और पूरे समय तक कोई फीस नहीं लेता है, और फिर जब उसको कंपनसेशन मिलता है तो कोर्ट से ही जो है उसको वकील का फीस के तौर पे 10% उसको वकील को चला जाता है, और बाकी जो पैसा है वो जो विक्टिम को जाता है, जो कोर्ट को मेंटेनेंस के लिए रखना है वो कोर्ट रख लेती है। इस तरह की व्यवस्था भारत में क्यों नहीं हो सकती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों नहीं है? क्या हो, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं है वो बताता हूँ। ये एडवोकेट्स एक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना परसेंटेज का प्रोहिबिटेड है, नंबर 1। नंबर 2, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि जब चीज हो जाएगी उसके बाद होगा, वो भी एनफोर्सेबल है। लेकिन ये चीज सिविलाइज कंट्री में सब जगह है, यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह है। उसमें एडवोकेट अपने सॉलिसिटर्स फाइल कर देते हैं, ये तय हो जाता है कि आपका जो परसेंटेज है वो हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ये बहुत सीरियसली लिया जाता है, इसमें मैं खास तौर से देखना चाहूंगा एडवोकेट एक्ट में कि वकीलों के एक्सप्लॉइट ना करें। बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 40% तक किया उन्होंने, वो ठीक है, पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, वो सही बात है वकीलों के द्वारा क्लाइंट। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वकीलों की प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए मिनिमम फीस की, जो जो भी सिस्टम समझता है। सपोज 10 लाख रुपए क्लेम दिलाया मर्डर केस में, या जो भी अमाउंट है, उसमें गवर्नमेंट जो भी तय करे, 10%, 12%, 8%, जो भी तय करे, वकील को अपनी वकालत करने से मतलब, और उसे केस होने के बाद फीस की गारंटी हो जाए। अभी मैं आपको बहुत दुख की बात बताऊं, एमएससीटी केसेस में वकील आधी मेहनत तो केस करने पे खर्च करते हैं और आधी फीस लेने पे खर्च करते हैं। उसकी फीस की गारंटी नहीं है, जब फाइनल हो जाए, अवार्ड हो जाए, तो कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट करने की पोजीशन में वो इसलिए नहीं होता, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है, लेकिन वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके कोई डिपेंडेंट को कुछ कहता, मेरे पैसे हैं ही नहीं। सपोज पैसा नहीं मिला तो वो कहाँ से देगा? तो वो अगर परसेंटेज तय हो जाए, एडवोकेट एक्ट में डेफिशिएंसी निकल जाए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो निकल जाए, उस लाइन पे निकल जाए जिसपे अमेरिका, फ्रांस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सब डेवलप कंट्रीज में ये चीज अलाउड है। उस लाइन पे जब हमने वो चीज फॉलो की है, तो ये चीज फॉलो करने में क्या दिक्कत है? इसमें हम एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे, गवर्नमेंट जो भी इसमें मिनिमम एक एडवोकेट को संदेह है भारत में, तय कर। जो एक संदेह व्यक्त किया जाता है भारत में वो ये है कि हो सकता है वकील जो है दूसरी पार्टी से मिल जाए और जो है वो बीच में केस छोड़ दे। ठीक, एक दिक्कत तो ये है। और हो सकता है कि जो मुवक्किल है जिसकी तरफ से वो केस लड़ रहा है उसको वो संतुष्ट नहीं हो कि वो ठीक से नहीं लड़ रहा है, तो वो बीच से ही हटा ले, अपना वकील बदल दे। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है एक वकील ने फाइल किया है केस, का में मुवक्किल ने ही वकील बदल दिया, या वकील ने किसी कारण से छोड़ दिया, दूसरा वकील आ गया, तो फिर सवाल ये उठेगा कि जो कंपनसेशन से जो फीस दी जानी है उसका क्या होगा? क्या वो एक ही जो आखिरी वकील है उसको मिलेगा, या 1, 2, 3 जो वकील बीच में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के बीच डिवाइड होगा? ये बड़ा सवाल है।
तरकीब है। देखिए आपने एक बात कही कि अगर वकील बेईमान हो जाता है, दूसरी पार्टी से मिलता है, उसके लिए बहुत टफ मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ इतना इजी नहीं होता कि मिलना। हमारा बार काउंसिल में इसके बारे में बहुत टफ प्रोसीजर है। अगर कोई कंप्लेंट होती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सीरियस लिया जाता है और ये चीज को बहुत माफ नहीं किया जाता। इसमें बहुत सीरियस एक्शन होता है, लाइसेंस कैंसिल होने तक। दूसरी चीज है, वकील किसी वजह से, डेथ की वजह से या चोट की वजह से काम नहीं कर पाता तो चेंज करना है, तो उसका नो ऑब्जेक्शन लेके दूसरा वकील आ जाए और प्रो डेटा बेसिस पे जो भी मैकेनिज्म बार काउंसिल या लॉ कमीशन जो भी डेवलप करेगी, इतना केस उन्होंने कर दिया, इतना मिलेगा, वो बार काउंसिल पे छोड़ दिया जाए। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इस चीज को रिजॉल्व कर लेंगे। अल्टीमेट पर्पज है कि जो विक्टिम है उसको पैसे मिलने चाहिए। वो जो आदमी मारता है बदमाशी ना करे, उसके साथ शैतानी ना करे, उसको रुतबा ना मारे। आजकल मर्डर करना, बदमाशी करना एक इंडस्ट्री की तरह हो गया। एक को मार दिया 10 आदमी डरते हैं, तो उसकी बदमाशी चलती रहती है। 10 बदमाशी कब कर होगी, जब उसको लगे कि मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। जहां कंपनसेशन शुरू करे सिविल में, तो वहां अटैच प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी होना चाहिए, क्योंकि वो ये बदमाशी ना कर नहीं सके। तो फिर आप जब उसकी कहना ये प्रॉपर्टी चाहते हैं अटैच कि होगी, मर्डर जैसे मामले में भी दो जगह फाइल करना पड़ेगा, एक एक क्रिमिनल कोर्ट में और एक सिविल कोर्ट में कंपनसेशन के लिए, तो ये तो क्रिमिनल नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्रिमिनल कोर्ट में कंपनसेशन के लिए फाइल नहीं करना। क्रिमिनल कोर्ट में स्टेट करती है, स्टेट प्रोसिक्यूशन देती है, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें फाइन मिलेगा, जो भी मिलेगा कोर्ट तय करेगी, वो कर सकती है, उसमें दे दिया जाए। अब सपोज 10 लाख रुपए का मुआवजा हुआ और क्रिमिनल कोर्ट ने उसमें वकील उसको 1 लाख रुपए दे दिए, तो 9 लाख रुपए जब मिलेगा, इनका 10 लाख रुपए मिलेगा, उसमें से 1 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा, 9 लाख मिलेगा। 9 लाख में से ये इधर हो जाएगा, तो दोनों चीज चल सकती है, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है ना। तो वो वहाँ क्रिमिनल केस चलेगा या सिविल केस चलेगा, जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मैंने बताया। तो ये चीज होने से क्या होगा कि लोगों को न्याय मिलेगा, निश्चित कर्व होगा। जो शैतानी होती है, लोगों को कोर्ट में घुस के मार देते हैं, थाने में घुस के मार देते हैं, हॉस्टाइल कर देते हैं, वो सब बदमाशी खत्म हो जाएगी। वकील हमारे इतनी तादाद में इतने ठीक हैं, उनको बदनाम किया जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये चीज हो जाए तो वकील एक क्रांति के तौर पे पूरे देश में इतना अच्छा काम कर देंगे कि ये जो क्राइम गवर्नमेंट सोच रही है, इसका ये इतने इस तरह से कंट्रोल हो जाएगा, सोचा भी नहीं होगा। और वकील आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की है। एक सुधार जो है पूरा का पूरा बदल सकता है। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है, ये हमारा समय खत्म हो रहा है, तो ये आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एक जो समस्या सामने दिखाई देती है वो कि यहाँ एक मामला जो है 5 साल 10 साल 15 साल तक चलता रहता है। तो क्या वकील जो है तब तक फीस के लिए इंतजार करने को तैयार होंगे कि इनको कंपनसेशन मिलेगा और 10 साल के बाद मुझे उस फीस मिलेगा, तब मैं इतने दिनों तक तब तक मैं काम करता रहूं फ्री में? ये एक बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि अगर बाकी दुनिया के देशों में देखिए तो 1 साल 2 साल 3 साल में मुकदमे खत्म हो जाते हैं। तो वकील जो है ये सोच सकता है कि मैं कैसे ये उसको मैनेज करूं। शैलेश जी, ये लार्जर चीज है। जुडिशरी में जजेस की कमी है, वो अलग तरीके से एड्रेस होगा। जजेस हों उन कोर्ट्स में जो प्रायोरिटी बेसिस पे काम हो, फास्ट ट्रैक हो, जैसे स्पेशली रेप विक्टिम्स हैं, शेड्यूल कास्ट के साथ जाती होती है, और जैसे मर्डर केस में कंपनसेशन करता है, तो ये जो फास्ट ट्रैक पे चलनी चाहिए। ये लार्जर चीज है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सेंट्रल मिनिस्ट्री मिलकर इस चीज को एड्रेस करेंगे। इस चीज है, आपने पूछा कि भाई इनको जल्दी कैसे हो, वकील कैसे करेंगे, पेशेंस रखेंगे। वकील पेशेंस रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। उन्हें जब गारंटी है कि पैसा मिलने वाला है, तो वो अपने आप ही ताकत लगा देंगे। कोई भी केस को डेट एडजॉर्न नहीं होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, जजेस के एंगल से बताऊं, किसी वजह से भी एडजॉर्नमेंट मिलता है, लेकिन जज ये नहीं कहता कि 4 महीने के लिए एडजॉर्नमेंट हो। 4 महीने के लिए एडजॉर्नमेंट जब होता है जब उसकी पास केसेस ज्यादा होते हैं। जैसे सीबीआई केसेस में बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया, बहुत तेजी से केस डिस्पोजल हो रहे हैं। हमारे यहाँ अलग से कोर्ट बना लिया, कंपाउंड बना दिया है। तो जजेस भी नहीं चाहते चीज करना, प्रोसिक्यूशन भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता इस चीज को। वकील बिल्कुल नहीं चाहेगा जब उसको ये हो रहा है। तो क्रिमिनल केस को जो एक्यूज का वकील है वो किसी तरह से करना चाहेगा, लेकिन उसकी तरफ भी
उनको प्रोसिक्यूशन को असिस्ट करेंगे तो वो भी मिसचीफ नहीं हो पाएगा, उस चीज की मैकेनिज्म अलग तरीके से एड्रेस हो सकती है और हो जाएगी। इतना हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास जुडिशियल लोगों की कैपेबिलिटी है, सब चीज है और ये हो सकता है। शैलेंद्र जी, मैं माफी और चाहूंगा, हमारे पास अब समय नहीं है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, मैं समझ सकता हूं, और हम फिर एक बार ऐसे ही कुछ मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। साथियों, ये प्रोग्राम तो हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि इस प्रोग्राम के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उस बटन को दबाइए। उसमें हम आपको बताएंगे कि सत्यहिंदी.com से आप किस तरह से और बेहतर ढंग से और करीबी ढंग से जुड़ सकते हैं। आज देखिए, जो गोदी मीडिया है और जो कॉर्पोरेट पत्रकारिता है, उसने कई तरह के संकट मीडिया पर खड़े कर दिए हैं, और निष्पक्ष ढंग से पत्रकारिता करना आज एक बड़ा मुश्किल काम है। इस मुश्किल घड़ी में आप और हम साथ मिलकर अगर चलें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और शैलेंद्र जी, आपको भी नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।